Hello everyone, this side Anurag Chauhan. Welcome you all to this amazing platform, Study Smart Commerce. So guys, today we are going to do a quick revision of our subject English Communication, जिसका आपको एग्जाम होने वाला है 19th ऑफ जून को। मैंने इसके 10 साल के तो कम से कम असाइनमेंट्स और 10 साल के आपके इसके PYQ, एक साल में 2 बार पेपर होता है तो कम से कम 18 to 20 पेपर एनालाइज करे हैं और उनसे मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चंस निकाले हैं। 10 तो क्वेश्चन है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में मैंने रखे हैं जो मेरे को लगता है कि शॉर्ट नोट के अंदर आ सकते हैं, जैसे जार्गन हो गया, होमोनिम्स हो गए, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको मतलब एग्जाम से पहले पता होने चाहिए। तो आपको एग्जाम जब आपके हाथ में आएगा तो एक छोटी सी स्माइल आपके फेस पे होगी, यार ये सब तो मैंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये नया क्या है। अगर आपको जैसे जार्गन्स आ जाता है तो आपको पता होगा कि यार जार्गन होता क्या है, अभी नहीं पता तो बाद में नीचे पता लग जाएगा कि नीचे है वो चीज़। तो मैं आपको इसका जल्दी से क्विक रिवीजन करवाने वाला हूँ। मुश्किल से 25 से 30 मिनट की हमारी वीडियो होने वाली है ये वाली। मैं आपको इसका क्विक रिवीजन करा दूंगा, और जिस भी भाई को मेरे को जैसे ये यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ क्विक रिवीजन, जिसके अंदर मैं आपको जैसे ये एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो मैंने यहाँ पे सेंटर बता दिया, इनकोडिंग बता दी, मैसेज बता दिया, फीडबैक बता दिया। फिर हम अपने क्वेश्चन 2 पे आ गए रियल लाइफ एग्जाम्पल के बाद। बट अगर मेरे किसी भाई को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है ना, तो उसके लिए मैंने जुगाड़ किया हुआ है। ये है आपके इधर के साइड देखो, ये आगे नोट्स, ये है आपके BGAE 182 जो आपका एग्जाम है 19 जून को, इसके स्पेशल नोट्स। स्पेशल नोट्स से क्या मतलब है, जैसे इसमें पूछा है एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पूरा आपको कम्युनिकेशन समझाया है, फिर मैंने पूरा डायग्राम दिया, फिर इसके बाद मैंने एक एक पॉइंट को डीपली एक्सप्लेन करके उसके एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे मैंने सेंटर बताया, उसके बाद फिर मैंने इनकोडिंग समझाया आपको, उसके बाद उसका एग्जाम्पल, फिर मैंने मैसेज बताया आपको, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल, फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ साथ जैसे फिर रिसीवर पढ़ाया, फिर उसका एग्जाम्पल, 6th आपका फिर इसका एग्जाम्पल, फिर आपको 7th मैंने फीडबैक पढ़ाया। फिर जो नॉइस आ जाती है बीच में, जैसा वाईफाई का प्रॉब्लम हो गया, मैसेज पर डिलीवर नहीं हुआ तो उसे नॉइस कहते हैं, तो वो मैंने पढ़ाया। फिर उसका एग्जाम्पल, जिस वक्त टीम मेल रीड कर रही थी उसी समय, जैसे उसी समय ऑफिस बिल्डिंग के पास बड़ा रोड कंस्ट्रक्शन कंप्रेसर या रूटर एरर चल रहा है, जो जिससे फाइल क्लियर लोड ना हो पाए, ध्यान भटक जाए, तो उस पैरामीटर के प्रोसेस आर्किटेक्चर में नॉइस डिक्लेयर किया जाता है। ये सब एग्जांपल। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बैरियर टू कम्युनिकेशन, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आपको समझाया, जैसे सेमेंटिकल, लिंग्विस्टिक बैरियर, फिर साइकोलॉजिकल, फिर 3। ये हैं आपके स्पेशल नोट्स जो बाय स्टडी स्मार्ट कॉमर्स। ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैं सच बता रहा हूँ। आपको गूगल कर लो, आप कुछ भी कर लो, अगर आपको ये लैंग्वेज मिल जाए ना, प्रॉपर लैंग्वेज में ये नोट्स, एक एक पॉइंट को इतने अच्छे से और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपका सेल्स लेयर टेक्स्ट को पढ़कर आपकी कोर टीम के मतलब बच्चे जब दिमाग में समझते हैं कि अच्छा हमें इनकमिंग मंथ में क्लाइंट इंटरेक्शन डबल करना है, तो वो कॉन्टिन्यूस इंटरनल साइकोलॉजी प्रोसेस एक्चुअली डिकोडिंग होता है पूरे एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो आपको मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, 97171247 4। आपको मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा फॉर दीज नोट्स। बट इन वाली नोट्स के लिए ये वाले नोट्स मैं आपके टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा वीडियो खत्म होने के बाद। मैं आपके टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या आप सर्च भी करोगे तो स्टडी स्मार्ट कॉमर्स के नाम से आपको ऊपर किया जाएगा, जिसके अंदर आपको 100 से 150 मेंबर्स अभी ज्वाइन है, जो डेली मतलब कॉन्वर्जेशन भी होती है एग्जाम के रिलेटेड, ऐसे भी टॉक होती है, हैप्पी टॉक, जैसे मतलब हेल्दी कॉन्वर्जेशन जो होती है ना, वो भी होती है। तो अभी हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये BEG नहीं है, BEGAE 182, ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। 19 जून को आपका इसका एग्जाम है, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, 18 जून को जो आपका एग्जाम है BCOC 133, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है मैंने, प्रीमियम लगा दिया है। कल सुबह 11 बजे आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, जैसे अभी 10 बज रहे हैं, तो ये वाली आपको 12 बजे मिलेगी, वो आपकी 11 बजे मिल जाएगी। सच बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नहीं देखना, बस ये वीडियो देख लेनी है। इसके बाद आपको कुछ मत देख, कुछ भी देख के नहीं जाओगे ना, सिर्फ एग्जाम में चले जाओगे, तो भी आपको बिजनेस लॉ में से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने जिसके साथ आप फैमिलियर नहीं होगे। जैसे कोई भी वर्ड आ गया, जैसे बेल ही आ गया, BALL ये आ गया, तो आपको ये नहीं यार बेल ही क्या है, बेलमेंट क्या है, आपको कुछ भी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्रॉस ऑफर क्या है, स्टैंडिंग ऑफर क्या है, कुछ भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप सारे क्वेश्चन आपके साथ फैमिलियर होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एग्जाम 2। सो अभी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, BGAE इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड स्किल की कंसेप्ट क्लैरिटी विद रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम बाय स्टडी स्मार्ट कॉमर्स बाय अनुराग चौहान। चलो हम अपना क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें बहुत ही क्यूरेटेड क्वेश्चन रखे हैं, जो मतलब बिल्कुल आ नहीं है। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस किसी भी तरह आपका एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपको पता होगा यार हमको इसमें लिखना क्या है। अगर बना के भी लिखना है तो कैसे बना के लिखना है, वो भी चीज़ आप यहाँ पे समझ जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है।
पहले समझो कि कम्युनिकेशन एक कंसेप्ट समझो पहले, कम्युनिकेशन होता क्या है। अभी तक आपको पता है कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत होता है, नहीं, कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत नहीं होता। बातचीत के अंदर पूरे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर आपके 7 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। पूरा समझो आप एक बार इसको। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये एक पूरा कंप्लीट साइकिल होता है। जब एक इंसान अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने और सामने वाले को उसका सही समझ कर अपना रेडी फीडबैक, रिप्लाई फीडबैक देता है, तभी ये प्रोसेस पूरा माना जाता है। इसके अंदर आपके 7 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सेंडर, आपका सेकंड होता है इनकोडिंग, थर्ड होता है मैसेज, फोर्थ होता है चैनल मीडियम जिसके द्वारा आपका मैसेज जा रहा है, फोर्थ होता है रिसीवर, देन होता है डिकोडिंग एंड देन फीडबैक। अब इसी प्रोसेस के बीच में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाता है तो वो डिस्टर्बेंस कहलाता है नॉइस। जैसे आपको मैंने आपके उस वाले में बताया था, इस वाले में आपको समझाया था ना, वो आपका नॉइस होता है। अब इसका एक बार आप ये साइकिल डायग्राम समझ लोगे ना, अगर आप ये डायग्राम बनाओगे, आप यकीन मानो एग्जामिनर ऐसे चेक करके आपको यहाँ 5 नंबर ऐसे ऐसे दे देगा। 5 तो नहीं देगा बट आप 3 नंबर भाई इस डायग्राम के दे देगा, मेरी बात मान के जाओगे आप तो। अब हम समझते हैं कि 7 C's क्या होते हैं। 7 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या होते हैं, 7 C's कहते हैं एक तरह से। पहला होता है सेंडर, जो मैसेज भेज रहा है, जो आइडिया सोचता है कि जैसे मान लो सेंडर है ध्रुव। ध्रुव ने क्या सोचा कि मैं यूट्यूब वाले बच्चों को क्या नाम है इसका, BEGAE का मतलब कम्युनिकेशन का नोट्स देता हूँ, मतलब इनके प्रॉपर नोट्स देता हूँ। अगला है इनकोडिंग, वर्ड एंड सिंबल, जो हमने प्रॉपर अपनी ये नोट्स बनाए हैं, मैंने हैंड मतलब प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, ये होता है सेकंड इनकोडिंग। थर्ड होता है मैसेज, एक्चुअल कंटेंट, जब ये पूरा का पूरा तैयार हो जाता है वो आता है मैसेज के अंदर कि अभी मेरा नोट्स जाने के लिए तैयार है। फोर्थ होता है फीडबैक, जब ये नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे तो आपके दो ही फीडबैक हो सकते हैं, तो आप खुश होगे पढ़ के तो उनको, या आप दुखी हो जाओगे कि यार ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बट ऐसा नहीं होगा कि मेरे आपके नोट्स समझना है, ये बहुत ईजी नोट्स होते हैं यार, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में होते हैं कि यार इंग्लिश भी नहीं होती, हिंदी भी नहीं होती, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस बनाता हूँ कि यार एक बच्चा अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई आपके साइड में बैठ के भी सुन रहा है ना इस वीडियो को, वो भी कहेगा कि यार भाई कितने तो आसान तरीके से बता रहा है, सब समझ आ रहा है। वो होता है आपका फीडबैक। फिर आपका तो डिकोडिंग आता है, मैसेज समझना। अब मैंने आपको नोट्स दे दिए, आपका मेरे को फीडबैक आएगा, पर आपको मैसेज समझना भी तो पड़ेगा, जो यहाँ पे मैंने लिखा है नॉइस। आपको नॉइस मैंने समझाया है कि प्रोसेस के बीच में जो डिस्टर्बेंस होती है उसे नॉइस कहते हैं, तो आपको समझ आ गया। अगला होता है रिसीवर, सुनते और पढ़ते हैं, मतलब डिकोडिंग होने के बाद तो समझ आ जाता है आपको, मतलब आप रिसीवर हो जिसको वो रिसीव हुआ है। अब इसी बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे हम डिस्टर्बेंस कहते हैं कि यार मेरे नोट्स डिले हो गए, मेरा वाईफाई दिक्कत कर गया, मेरे को चैनल ऑफ मीडियम समझ नहीं आया, मैं टेलीग्राम पे दूँ, व्हाट्सएप पे दूँ, तो ये आपके सब नोट्स होते हैं। अब मीडियम चैनल क्या क्या हो सकते हैं, मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको नोट्स दे सकता हूँ, मैं आपको ईमेल के थ्रू नोट्स दे सकता हूँ, ये आपके चैनल्स होते हैं। टेलीग्राम के थ्रू दे सकता हूँ, और किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ तो आपका मीडियम एंड चैनल होते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लो, मान लो आपने मुझे चैट पर पूछा भाई नोट्स कब मिलेंगे। अब आप इसमें क्या हो, आप सेंडर हो, टेक्स्ट टाइप करना इनकोडिंग है, और सवाल आपका जो है वो मैसेज है। ये मैसेज इंटरनेट के जरिए मतलब चैनल के जरिए मेरे पास आया, मैंने पढ़ा और समझा, हाँ भाई मैंने डिकोड कर लिया, फिर मैंने आपको रिप्लाई दिया भाई अभी भेज रहा हूँ, ये मेरा फीडबैक है, और अगर नेटवर्क में इशू कोई आ जाता है तो वो आपका नॉइस है। दैट्स इट, ये आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है यार, इतना तो ईजी है भाई, एक एक चीज़ को वहाँ पे पूरा लिख देना। मेरी एक बात आप बहुत ही ध्यान से सुनो, इग्नू में आपको कंटेंट के मार्क्स मिलते हैं, किसके, कंटेंट के। मैटर क्या लिखा है आपने, कितना, अगर वहां पे आपने सेंडर लिखा है तो आपने सेंडर को कितने उसमें डिफाइन करा है कि सेंडर कौन है, क्या होता है, इसके मार्क्स मिलते हैं। तो आपको मेरी इंतजार रहेगी आपसे कि आप बहुत लिख के आना, मतलब इतना लिख के आना कि आपके हाथ भी दुख जाए ना, तब भी लिखते रहना, इतना लिखना। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हाउ कैन दे बी ओवरकम। इसका कंसेप्ट समझते हैं पहले। बात करते वक्त बीच में जो भी रुकावट या दीवार खड़ी हो जाए जिसकी वजह से रिसीवर को सही मैसेज ना मिला, उन्हें ही हम बैरियर्स कहते हैं। बैरियर्स 4 तरह के हो सकते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स यानी लैंग्वेज बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सोशो कल्चरल बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर समझते हैं पहले। अलग लैंग्वेज होना या मुश्किल शब्दों का यूज करना। अब मैं यहीं पे एक हार्ड इंग्लिश यूज कर देता इसे समझाने में, एक बहुत ही जिसमें वोकैब के एक्स्ट्रा वर्ड डाल देता तो आपको समझ ही नहीं आता, तो वो बैरियर हो जाता, पर मैंने वो नहीं किया, मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में नोट्स दिए। सेकंड होता है फिजिकल बैरियर, लाउड नॉइज, खराब नेटवर्क या बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस। अब आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, मतलब कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपके लिए एक माइक खरीद लिया है, इसकी वजह से आपको मेरी आवाज सही आ रही है, वो भी बैरियर मैंने खत्म कर दिया। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जिसमें गुस्सा, डर या पहले से बनी कोई धारणा हो, प्री स्टेज। अब मैं सोच लूँ कि यार मेरी लास्ट वाली वीडियो पे लाइक्स नहीं किया आप लोगों ने तो मैं वीडियो ना बनाऊं, बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे कम लाइक्स हैं, स्टिल मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये बैरियर भी खत्म कर दिया मैंने। अगला आ जाता है सोशल कल्चर बैरियर, अलग अलग कल्चर्स में इशारों या बातों का अलग मतलब निकालना। अब मैं सोच लूँ कि यार मैं अपनी वीडियो सिर्फ हिंदू के लिए बनाऊंगा, नहीं यार मैं अपनी वीडियो सिर्फ मुस्लिम के लिए बनाऊंगा, तो ये आपका आ जाता है सोशल कल्चर बैरियर। बट में ऐसा नहीं है कि, अब मेरा मानना है कि यार ब्लड तो सबका लाल रेडी है ना, एक तरह से आप खुद सोचो,
अब कोई अगर हिंदू है, अगर एक हिंदू खराब है तो उसकी वजह से आप पूरी हिंदू कम्युनिटी को थोड़ी खराब बोल दोगे। हिंदू पूरी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है, अब उसे खराब थोड़ी बोल दोगे। ऐसी मुस्लिम है, उसमें अगर कुछ शरारती तत्व हैं जो चीजें क्रिएट कर रहे हैं, तो आप पूरे धर्म को थोड़ी बदनाम कर दोगे। भाई ये नहीं होता, व्हाट आई बिलीव। पर सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, सबका अपना अपना पीओवी होता है। किसी पे मैं थोप नहीं रहा, बट मैंने जस्ट अपनी बात की, क्योंकि मैं अपनी ही बात कर सकता हूँ, मैं किसी और का ठेका नहीं लेता भाई। अगला आ जाता है हम हाउ टू ओवरकम में, कि रुकावट को कैसे हटाएं। हमेशा सिंपल लैंग्वेज यूज करो, जो मैंने करी है। एक्टिव होकर सामने वाले की बात सुनो, मेरी बात आप कितने एक्टिव तरीके से सुन रहे हो वो चीज़। सही मीडियम चुनो, जैसे मैंने व्हाट्सएप सही चुन मतलब मैंने मीडियम चुना यूट्यूब के जरिए आपको अपने नोट्स वगैरह देने, मतलब आपको अपनी बात बतानी। जिस पेंसिल से मैं टाइप कर रहा हूँ, ये एप्पल की पेंसिल है, जहाँ पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आईपैड है 11 जनरेशन E16, सिर्फ मैंने इसी चीज़ के लिए लिया हुआ है ये। सही मैंने मीडियम चुन लिया। हमेशा चेक करने के लिए फीडबैक लो की बात समझ आई है नहीं। तो मेरा आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है, आपने देखो यहाँ पे खुद पढ़ा, फीडबैक लो आपका। अगर पॉजिटिव हो आप तो भी मुझे कमेंट करो, अगर नेगेटिव हो तो भी आप मेरे को कमेंट करो। दोनों ही का ही वेलकम है, क्योंकि मेरे को सीखने को मिलेगा ना। अभी मैं अपनी ग्रोइंग स्टेज में हूँ, मैं आपको सीखूंगा। अगर आप मेरे को बोलोगे कि भैया आपने कलर जो व्हाइट ब्लैक है ना इसको व्हाइट कर दो, मैं सोचूंगा यार हाँ बच्चों ने बोला कि कलर व्हाइट करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में 110% इसका कलर व्हाइट कर दूंगा। तो आप मेरे को फीडबैक दिया करो। अभी के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आप एक ऑनलाइन जूम क्लास ले रहे हो और आपके घर के बाहर किसी की शादी का डीजे बज रहा है। वो शोर फिजिकल बैरियर है कि उसकी वजह से आप टीचर की बात को, आपकी टीचर की बात सुनाई नहीं देगी। इसका ओवरकम करने के लिए आपको या तो रूम का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, या आपके हेडफोन लगाने पड़ेंगे। आप शादी वाले डीजे को तो बोल नहीं सकते कि भाई तू इसे बंद कर ले, मेरी क्लास चल रही है। तो ऐसे नहीं होगा, इसीलिए होता है फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड डिफरेंस बिटवीन दैम। ठीक है, समझ लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब होता है जहां हम शब्दों का यूज करते हैं, जहाँ पे मैं वर्ड का यूज कर रहा हूँ, चाहे वो बोल कर हो, ओरल हो या रिटर्न हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला, यहाँ पे ओरल, ये होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जहाँ पर हम बिना शब्दों के बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट और हाथों के इशारे के जैसे से बात करते हैं। जैसे मैं आपको बस बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं लिख रहा ना यहाँ पे, बस मैं आपको बोल रहा हूँ, बट मैं बोल भी नहीं रहा। मैं अब जैसे अपने हाथों के इशारा करूंगा तो आपको समझ दिखाई नहीं देगा ना वो। तो ऐसे ही समझ लो आप, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ना तो वर्ड यूज होते हैं, ना इसमें लेटर यूज होता है, ना रिटर्न होता है, कुछ नहीं होता है इसमें। बस बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, आई कॉन्टेक्ट। जैसे आपने कभी देखा होगा कि मान लो आपका एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, क्लास 10th का आपका बोर्ड एग्जाम है। आप ऐसे रो में बैठे हो, आपकी ये वाली सीट है, मान लो ये सेकंड रो, ये आपकी मतलब सेकंड रो थर्ड सीट है। तो आप चीटिंग करने की ट्राई कर रहे हो, तो मैं यहाँ से टीचर हूँ, मैं अपनी आंखों से देखूंगा और आपको मतलब आंखों से देख के मतलब एक तरह से वो कर दूंगा कि तो आप चीटिंग ना करो। मतलब आंख निकाल के मतलब बोल दूंगा इशारे में कि मतलब अपने लिप्स पे फिंगर रख के आपको समझा दूंगा कि चुप। ऐसे होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपका फीचर। मीडियम को क्या क्या होता है इसमें, स्पोकन वर्ड और रिटन लेटर्स। इसमें बॉडी लैंग्वेज, टोन, आई कांटेक्ट और एक्सप्रेशन, क्लैरिटी इसमें बहुत हाई होती है, क्योंकि बात सुनकर साफ हो जाती है। कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं आपसे क्या इशारा करना चाह रहा हूँ, आपको आप समझ भी पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। स्पीड, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है टाइप करने बोलने में, एकदम इंस्टेंट होता है। जैसे ही मैंने आपको एक लिख दी आप समझ गए। इसे एक आप रोमांटिक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जब आई कांटेक्ट होता है लड़का और लड़की का, तो मतलब एक ऐसा होता है कि दीदार हो रहा है। जैसे मान लो एक शादी है, सुहाना मौसम है, इधर लड़का है और इधर लड़की है। अब लड़का लड़की का आई कांटेक्ट हो रहा है बढ़िया, और बीच में आगे लड़की के पापा, ये होते हैं नॉइस, जिन्होंने आके आई कांटेक्ट कर दिया खराब। अब आप इधर से देख रहे हो, उधर से देख रहे हो, उधर से देख रही है आपको, वो इधर से देख रही है, तो ये नॉइस हो गई। ये होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आती है कि आपको सामने आगे तो आप लोग कैसे दोगे उन्हें। ये होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम चलते हैं अपने एक एग्जाम्पल की तरफ। जब आप अपने दोस्त से कहते हो कि मैं आ रहा हूँ, तो वो वर्बल है। पर कोई बार जब आप पर कोई बात जब आप दूर से ही उन्हें देखकर सिर्फ अपने हाथ हिला देते हैं, वेव कर देते हैं, तो वो नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन है। जैसे एक दोस्त, एक लड़का है और एक लड़की है, फिर से उसे एग्जाम्पल लेते हैं। ट्यूशन से दोनों घर जा रहे हैं। अब लड़की ये बोलकर तो कह नहीं सकता बाय बाय, क्योंकि क्या पता इसके घर वाले सुन ले तो ये हैंड वेव कर देगा बाय बाय। मेरी ड्राइंग यार इतनी अच्छी नहीं है, तो बाय बाय का समझ लेना, आप बाय का हैंड वेव करते हैं ना, तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। अब हम चलते हैं ये क्वेश्चन आपका 110% आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लो। जीडी क्या होता है। अब जैसे मैं खुद भी आपको अपनी थोड़ी सी बात बताऊं, तो मैंने खुद एनडीए के लिए प्रेप किया हुआ है। एनडीए मेरा क्वालिफाइड है। 2021 का फर्स्ट जॉब का 13 अप्रैल को हुआ था, वो मेरा क्वालिफाइड है। तो मैं अपनी एसएसबी में गया था, वहाँ पे होता है जीडी। पहले दिन आपका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर आपका होता है वहाँ पे एक टेस्ट, मतलब एक तरह से पूरा 5 दिन का प्रोसेस होता है, जो आपका एसएसबी कहते हैं, जैसे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड।
इसमें आपका फर्स्ट दिन ही आपका मतलब एक तरह से वो हो जाता है कि आपको स्टोरी लिखनी है, फिर स्टोरी नरेट करनी है 3 मिनट के अंदर, 5 मिनट आपको 2 मिनट आपको बोलने के लिए लगते हैं। तो उसके अंदर सेकंड डे आपका जीडी होता है, एक्सप्लेन्स फीचर एंड क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट। इसका समझ लेते हैं पहले। जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी फॉर्मल चर्चा होती है जहाँ पे 8 से 10 लोग मिलकर किसी टॉपिक पर आपस में अपने विचार शेयर करते हैं। ये कोई डिबेट नहीं है, यहाँ लड़ना नहीं है, बल्कि मिलकर सॉल्यूशन निकालना है। इसमें इसका मेन फीचर होता है कि कोई फिक्स लीडर नहीं होता है, इसमें तमीज से बात होती है और सबको बराबर मौका मिलता है अपनी बात रखने का। क्वालिटीज क्या क्या है एक सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट की? वो इनिशिएटर होना चाहिए, जो सबसे पहले वैलिड पॉइंट के साथ डिस्कशन शुरू करे। वो एक्टिव लिसनर भी होना चाहिए, दूसरों के पॉइंट्स को ध्यान से सुनने वाला। वो पोलाइट इंटरप्शन करे, पोलाइट रखे अपनी बात। अब ये नहीं है कि वो तू तड़ाक करके बात करे, वो गलत है। वो पोलाइट होना चाहिए, आप करके अपनी चीजों को रखे, एक सिंपल टोन में रखे। दूसरों की बात के वक्त का जवाब तमीज से दे। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट दिस। अब ये नहीं कि ओए तू कौन, मैं आई डोंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट, ऐसे नहीं होता। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, इट्स रॉन्ग। आई बिलीव माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट ऑन दिस टॉपिक इज दिस। ऐसे आप पोलाइट चीज बोल दो। अब ये नहीं है तू तोड़ा करके आप बात करने लगते हो, तो वो एक सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट की चीज नहीं होती। अगला जाता है टीम प्लेयर, जो सबको साथ लेकर चले और एंड में पूरी बात को अच्छे से समराइज करके कंक्लूड करे। ये प्रॉपर एग्जांपल है हमारे जीडी का। हमारा जो जीडी हुआ था उसमें हम हमारा 7 लोगों का बैच था शायद। चेस्ट नंबर 23 उसमें से सिलेक्ट हुआ था, मैं भी सिलेक्ट नहीं हो पाया था। चेस्ट नंबर 23 सिलेक्ट हुआ था, उसमें से हमारे पूरे 7 बच्चों के बैच में से। मेरे को आज भी याद है 2025 के अप्रैल में मेरा एग्जाम था, तो मेरी सितंबर में शायद होती है एसएसबी, इलाहाबाद वाले बोर्ड से, 18 इलाहाबाद से। तो हमारा चेस्ट नंबर 23 सिलेक्ट हुआ था, क्योंकि वो इनिशिएट कर रहा था। अब मैं भी जैसे फर्स्ट एसएसबी था, फ्रेशर था, थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है, तो उस वजह से मेरा नहीं हो पाया। कोई नहीं, बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं किसी कंपनी का। इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया ना यार, वही रखो आप। मेरा जैसे मैंने आपको बताया जीडी क्या हुआ था वहाँ पे, जैसे हमारा 7 8 बंदों का ग्रुप था, जिसमें से ऐसे बैठे थे हम सब। एक चेयर थी प्रॉपर, यहाँ पे हमारा बोर्ड बैठा था ऐसे। मतलब जो इंटरव्यूअर जो हमारी स्टोरी को सुन रहा था और नेट मतलब समझ रहा था, यहाँ पे एक स्क्रीन चली थी। उस पर 30 सेकंड के लिए हमें एक इमेज दिखाई गई थी बस, और हमें उसके ऊपर स्टोरी लिखनी थी 3 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर बोलनी थी। फिर एंड में ग्रुप डिस्कशन हुआ था, जिसमें हमें एक कॉमन स्टोरी निकालनी थी, अपने सबके पॉइंट्स दे देंगे, जिसमें मैंने भी अपने पॉइंट्स दिए थे। ये होता है आपका जीडी। अब हम जाते हैं डिस्कस द क्वालिटीज एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन भी आ सकती है आपको, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी डाल दिया, जिससे आप समझ जाओगे प्रेजेंटेशन होती क्या है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी ऑडियंस के सामने खड़े होकर चार्ट्स, स्लाइडिंग पीपीटी का यूज करके किसी टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझाते हो। एक सुपर प्रेजेंटेशन के लिए आपको टॉपिक को सॉलिड नॉलेज, विजुअल स्लाइड्स का सही यूज और भाषा पर कंट्रोल होना चाहिए, तभी आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो सकती है। अब जो आप ये देख रहे हो, ये प्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसके सामने नहीं खड़ा, मैं आपको सामने से हैंड स्लाइड करके नहीं बता रहा कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। ये प्रेजेंटेशन नहीं है, ये सिर्फ एक पीपीटी है जो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। बट यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर ये बंदा सामने से खड़ा होकर आपको बताएगा कि ये कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम्पल है, ये इसके एडवांटेज है, ये मेरिट है, ये डीमेरिट है। ये सब चीज़ें प्रेजेंटेशन के अंदर आती हैं। जैसे आपने कोई भी वीडियो देखी होगी तो वो प्रेजेंटेशन ही होती है, जिसमें टीचर ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर समझाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। अब की इसकी लिए स्किल्स क्या क्या चाहिए? ऑडियंस एनालाइज पता होना चाहिए कि सामने कुछ कौन बैठा है, जैसे स्टूडेंट्स हैं या कॉर्पोरेट बॉस है, या उनके हिसाब से बात करना है। अब हम प्रीमियम विजुअल डिजाइन के साथ समझेंगे, तो स्लाइड में पूरी कहानी मत लिखो। स्लाइड में पूरी कहानी मत लिखो, सिर्फ हेडिंग और क्लियर फोटोज का यूज करो। ये होती है प्रीमियम विजुअल डिजाइन। अब थर्ड होती है वॉइस मॉड्यूलेशन। रोबोट की तरह एक की टोन में बात मत बोलो, रोबोट की तरह बोले जा रहे हो ऐसा मत करो। उनकी आंखों से आंखें मिलाओ, उनसे समझो कि मतलब जो कह रहे हो वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा तो आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर लो। मतलब उनसे पूछ लो कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, कैन यू आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इफ नॉट, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर यू एबल टू नॉट अंडरस्टैंड? आई विल चेंज दैट इंस्टेंटली। सही जगह पर थोड़ा रुको और आवाज को अप डाउन करो। वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर ही आता है। थर्ड के अंदर आता है बॉडी लैंग्वेज एंड पोजिशन। अब ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ही सुस्त है। एक सुस्त इंसान कभी भी एक अच्छी पीपीटी नहीं दे सकता। आप कभी भी किसी डिफेंस ऑफिसर को देखोगे तो वो हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा। स्टेज पर कॉन्फिडेंट खड़े रहो, स्माइल रखो फेस पे, सबसे आई कांटेक्ट कराओ। आई कांटेक्ट आज के टाइम में अगर आप किसी से कोई भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो आई कांटेक्ट इज मस्ट। आपको मतलब आपकी स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप नॉच होनी चाहिए। मैं नॉच भी नहीं कहूँगा, टॉप नॉच होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में आपकी जो कम्युनिकेशन है ना, वही डिसाइड करेगी कि आप एक बेहतर जगह पर जाओगे या नहीं जाओगे। क्योंकि अगर कोई बेहतर इंसान आपसे आ गया तो उसके नीचे आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे बेहतर है। और कम्युनिकेशन स्किल्स उसके लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। एक मतलब एक एडवांटेज होता है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर है ना, तो आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। मान लो स्टीव जॉब या एप्पल का नया आईफोन लॉन्च करते हैं, तो स्क्रीन पर बहुत कम टेक्स्ट होता है। उनका बोलने का स्टाइल और उनकी बॉडी लैंग्वेज लोगों को बंद कर बांध कर रखती है। उसी को इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा ओरल एंड रिटन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ दो ही तरीके होते हैं भाई, देखो एक ओरल होता है और एक रिटन होता है। या तो मैं आपको बोल रहा हूँ या मैं लिख के बता रहा हूँ। अब मैं बोल के बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मिक्सचर कर रहा हूँ। मिक्सचर मतलब क्या होता है, मिक्सचर के अंदर होता है कि आप दोनों मोड यूज कर रहे हो, आप ओरल भी यूज कर रहे हो, आप रिटन भी यूज कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ और मैं मुंह से बोल भी रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर देखो, अब मैंने यहाँ पे बस लिखा, अब मैंने बोला हेलो गाइस, मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, बस मैंने वहां पे लिखा था। ये होता है आपका ओरल मोड एंड रिटन मोड। मुंह से बोल कर बात करना, जैसे फोन कॉल पे, फेस टू फेस मीटिंग पे, वॉइस नोट्स पे, इसका फायदा है कि फीडबैक इंस्टेंट मिल जाता है, पर नुकसान ये है कि इसका कोई पक्का परमानेंट प्रूफ नहीं होता। रिटर्न मोड के अंदर प्रॉपर प्रूफ होता है, लिखकर बात होती है, ईमेल्स के जरिए, ऑफर लेटर के जरिए, व्हाट्सएप टेक्स्ट के जरिए, नोट्स के जरिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक लीगल और परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है उस बात का। पर नुकसान भी है इसमें कि रिप्लाई आने में टाइम लगता है और इसकी टोन गलत समझी जा सकती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ कि तू जा भाई, अब मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने बोला कि भाई, अब मैंने भाई यहाँ से यहाँ लगा लिया और तू जा भाई। अब मैं लिख भी रहा हूँ, और लिखने में क्या होता है कि कभी कभी जैसे आप किसी अपने दोस्त से भी कन्वर्सेशन करते होगे, तो आपको कभी कभार मतलब ऐसा हो जाता है कि यार लिख क्या रहा है। बट आप उससे कॉल बात करोगे तो उसका मीनिंग पूरा डिफरेंट होता है, उसका वेव, पूरा टोन उसकी पूरी डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त को फोन करके बोला भाई मैं कल तुझे 10,000 रुपये दूँ, 1,000 रुपये दूंगा। ये ओरल मोड है। अब कल को वो कल को वो मुकर सकता है। पर अगर आपने वही बात व्हाट्सएप पर टेक्स्ट पे लिखी है कि रिटर्न मोड पे कि भाई मैं तेरे को 1,000 रुपये दूंगा, तो आप दिखा सकते हो कि भाई तूने मेरे को बोला था ना 1,000 रुपये दूंगा, ये देख तूने लिखा था यहाँ पे, दे मेरे को। तो ये होता है आपका रिटर्न मोड। अब हम चलते हैं अपने इसलिए, व्हाट आर लिसनिंग स्किल्स, एक्सप्लेन बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग। अब इसका कंसेप्ट समझो पहले आप, क्या है हियरिंग और लिसनिंग, अलग अलग चीजें हैं। एक होती है, एक हियरिंग होती है, एक लिसनिंग होती है। हियरिंग ऑटोमेटिक है, कान में आवाज पड़ना। लिसनिंग एक स्किल है जिसमें आप सामने वाले की बात को पूरे ध्यान से सुनते हो और उसका मतलब समझते हो, देन उस पर रिएक्ट करते हो। हियरिंग मतलब है कि आप सब कुछ सुन रहे हो, अब आप कान हमेशा के लिए बंद तो कर नहीं सकते, हियरिंग आपको होगी होगी 100 अभी आप सुन रहे हो मेरी बात को। बट लिसनिंग होता है कि आप सामने वाले की बात को पूरा ध्यान से सुन के, उसको समझ के, देन उस पर रिएक्ट करके मतलब कमेंट कर रहे हो मेरे को कि भाई मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, नेक्स्ट मैं काम करूंगा उस पर। अब इसमें बैरियर क्या होते हैं, बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग, प्री जजमेंट। सामने वाले की बात आपने पूरी सुनी नहीं। अब जैसे आपने मेरी वीडियो कम से कम 30 35 मिनट की होगी, आपने 5 शुरू की, 10 मिनट में मेरे को जज कर दिया कि भैया तो बेकार पढ़ा रहा है। अब क्या पता मैंने 20 मिनट बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया हो। तो ये होती है प्री जजमेंट, जो हमें नहीं बनानी चाहिए किसी के खिलाफ। सामने वाले की बात को पूरे सुनने से पहले ही उसके बारे में जज करना, ये बकवास ही करेगा, ये गलत चीज़ है। डिस्ट्रैक्शन, अब लेक्चर सुनते सुनते फोन पर चैट का नोटिफिकेशन आ गया, आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, बट एकदम आपको किसी की किसी का भी नोटिफिकेशन आ गया, बाबू का या शोना का, कि बात करने के लिए, क्योंकि ये तो आपके बात करने का ही टाइम है एक तरह से। तो वो चीज़ है जिसका डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई ऐड आ गया कि ये क्रीम खरीद लो, आप ऐड की वेबसाइट पे चले गए भाई देखने के लिए। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, जब सामने वाला एक साथ बहुत सारी मुश्किल बातें बोल दे और दिमाग थक जाए, ये भी एक तरह से मतलब बैरियर ही होता है। बट मैं यहाँ पे मतलब मुश्किल बातें तो नहीं बोल रहा यार, अगर आप सुन भी रहे हो ना मेरे को, तो भी आपको समझ आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, प्रीजमेंट क्या होता है। मैं एक बहुत अच्छे से तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे क्लास में टीचर मैथ्स का कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझा रहा है, पर आपका ध्यान खिड़की के बाहर चल रहे क्रिकेट मैच पर है, तो वो एक तरह से क्या है, डिस्ट्रैक्शन। आपको टीचर की आवाज तो आ रही है, जो हियरिंग है, पर आप सीख नहीं रहे हो पुअर लिसनिंग की वजह से, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ पे है, इस डिस्ट्रैक्शन पे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, अब देखो आपके एक लेटर आ सकता है या आपका एक एप्लीकेशन आ सकती है। तो मैंने दोनों ही एक एक एग्जांपल दे दिए हैं आपको प्रॉपर, ताकि आप समझ जाओ कि लेटर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है। अब हम क्या समझते हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर रिगार्डिंग अ सिविक प्रॉब्लम। सिविक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, वाटर सप्लाई हो सकती है, पोल्यूशन हो सकती है, ट्रैफिक हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे अपने खुद को ही एक मतलब मान के कि मैं खुद को लेटर मतलब खुद एक एडिटर को लेटर लिख रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दूँ। इसके समझाने पर क्या होता है, यह एक फॉर्मल लेटर है जब न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा जाता है कि ताकि हमारे एरिया में किसी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ गवर्नमेंट अथॉरिटी और पब्लिक का ध्यान खिंचवाया जा सके। इसका फॉर्मेट एकदम फिक्स्ड है और प्रोफेशनल होना ही चाहिए। ये आप अगर अनप्रोफेशनल करोगे तो आपको स्टार्टिंग से ही काट देगा, इसलिए आपको फॉर्मेट एकदम रट के जाना है। ये फॉर्मेट जो है ये आप रट के जाना। फॉर्मेट के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आपका रिसीवर एड्रेस आएगा। ये मैं आपको एक सेकेंड, ओके, सबसे पहले आएगा आपका रिसीवर्स एड्रेस, ओके। नेक्स्ट आपका आएगा डेट, ये सब फिक्स है, ये सारी चीजें फिक्स आएंगी। देन आपको लिखना है द एडिटर, देन द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, देन आपका सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे।
सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है सर और मैडम, बस ये चीज़ फिक्स है, इतना आपको ये रट के जाना है, जो भी ये है ये आपको बिल्कुल रट के जाना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एड्रेस मतलब वो लिखने में, इसका फॉर्मेट याद करने में। अब आपको लिखना है दखरुम, ये आप कुछ भी बना के लिखना है, ये आपको मैं सच बता रहा हूँ, ये कुछ मत देखना कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखना, ये चीज़ आपको बना के लिखनी है। ये मैंने प्रॉपर इंग्लिश में लिखा है, तो आपको ये मतलब नहीं है कि आप ये टाप ये आपको समझ नहीं आएगा, बट आपको बना के लिखना है। मैं समझाता हूँ आपको। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर, एक सेकेंड, ओके। Through the columns of your estimated newspaper, I would like to draw attention of the concerned authorities toward the critical problem of water supply in our locality. मैं किसी जगह पे रह रहा हूँ स्लम एरिया में जहाँ पे वाटर की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एडिटर को न्यूज़पेपर के एक एडिटर को, द टाइम्स ऑफ इंडिया आपने सुना होगा इसका नाम, मैं इनको एक लेटर लिख रहा हूँ ताकि मैं अथॉरिटीज का ध्यान अपने एरिया की तरफ खींच सकूँ। फॉर द पास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों से रेजिडेंट आर गेटिंग वाटर फॉर सप्लाई ओनली 10 मिनट्स। हमारे जो रहने वाले सदस्य हैं आसपास की सोसाइटी के, इनको सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी मिल रहा है in the morning. Moreover, the water supplied is muddy and has a full smells, making it completely unit for drinking and daily chores. इसका मतलब है जो पानी आ रहा है 10 मिनट के लिए, उसमें भी मट्टी आ जाती है, कभी कभी बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है, उसे कंप्लीटली यूनिफिट बना रही है, अनफिट बना रही है, पीने के जैसा नहीं है वो, डेली चॉर्स क्रिएट हो रहा है। आपने सुना होगा एमपी में लोगों ने सीवर का पानी पी लिया, उनकी जो पाइपलाइन थी सीवर की पाइपलाइन में मिक्स हो गई, तो वहां के 10 लोग मर गए। कितनी दुखद घटना है ये, और क्या कर सकते हैं हम इसमें। हाँ, कोई नहीं, टॉपिक्स पे वापस आते हैं, ठीक है। मेकिंग मैनी चिल्ड्रन आर हैव फॉलन सिक ड्यू टू दिस, इस पानी को पीने की वजह से हमारे चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा सिक पड़ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, क्योंकि जैसा हमारी इंसान की 78% जो बॉडी है वो पानी से मिलकर बनी है, तो पानी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हर कोई आर तो अफोर्ड कर नहीं सकता, हर कोई प्योरीफायर तो लगवा नहीं सकता लोगों की तरह, तो उन्हें जो ऐसा पानी आता है वैसा पीना पड़ता है। डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेंट्स टू द लोकल म्युनिसिपल ऑफिस, नो एक्शन हैज बीन टेकन। हमने बहुत सारे मतलब कंप्लेंट्स की, जो बंदों ने जा जाके की ऐसा ऐसा हो रहा है, बट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। I hope that publishing this issue in your newspaper will shock the higher authorities into taking immediate and strict action to resolve our problem. Yours faithfully, Dhruv Chauhan. I mean Anurag Chauhan. ये आपका होता है जो आप एक लेटर लिखते हो अपनी किसी भी प्रॉब्लम को एडिटर को बताने के लिए। ये आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। ये मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा, रिसीवर एड्रेस डेट सब्जेक्ट ये सब मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। नीचे आपको यहाँ पे और योर ओबिडेंटली भी लिख सकते हो, बट फेथफुली सही रहेगा। थैंक यू भी लिख सकते हो यहाँ पे, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक और होता है जिसके अंदर आप जॉब एप्लीकेशन लिखते हो विद योर बायोडाटा एंड सीवी फॉर अ सुटेबल पोस्ट। ये भी मैंने लिखा हुआ है अपने आप को लेके, जैसे मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत शौक है, तो मैंने उसी के ऊपर लिखा हुआ है। जब भी हम कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले एक कवरिंग लेटर होता है जो जॉब एप्लीकेशन कहते हैं, जिसमें अपना इंट्रोडक्शन और एक्सपीरियंस बताते हुए हम एक साथ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड बायोडाटा या सीवी अटैच कर देते हैं नीचे। उसके अंदर क्या आता है, पार्ट एप्लीकेशन। इसका भी मैं आपको फॉर्मेट समझाता हूँ। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, फिर आपको डेट लिखनी है। एक सेकेंड, नहीं नहीं, सेंटर एड्रेस आएगा ना, सेंटर एड्रेस, देन डेट, देन एचआर मैनेजर, देन रिसीवर एड्रेस। अरे यार क्या है, ऐसे समझ लेना है ना। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आपका रिस्पेक्टेड सर एंड मैम। अब हम स्टार्ट करते हैं, ओके। With reference to your advertisement on your official website dated 10th June, I wish to offer my candidacy for the post of digital marketing executive in your esteemed organization. इसका मतलब मैंने कि आपका एक इश्तिहार देखा था मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे 10th जून को, जो आपने 10th जून को पोस्ट किया हुआ है, उसे देखने के बाद मैं एक इच्छा है कि मैं आपकी कंपनी में एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करूं। आई हैव रिलेवेंट हैंड ऑन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 6 months in professional data entry operation and 2 months in core digital marketing project on Oscom Private Limited. I am well versed with campaign management and data organization. I am confident that my skills match your requirement perfectly. My detailed biodata is attached and here with your for your kind review. I look forward to your positive response and opportunity with a personal interview. इसमें कुछ नहीं है, इसमें मैंने बताया हुआ है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, 6 मंथ का एक्सपीरियंस प्रोफेशनल डाटा एंट्री में, 2 मंथ का मेरे को कोर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस है जो मैंने काम किया है ओसम प्राइवेट लिमिटेड में। तो मेरी जो स्किल्स हैं वो आई होप कि मतलब मेरा होप नहीं है कि मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी स्किल्स जो मेरी स्किल्स हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ परफेक्टली मैच करेंगे, तो मेरे को एक चांस दें आप अपनी कंपनी में। माई डिटेल बायोडाटा मैंने नीचे पिन कर दिया है, आप उसको पढ़ के समझ जाएंगे कि मैं क्या करता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता, मेरी जो स्किल्स हैं वो आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। योर सिंसियरली ध्रुव चौहान। अब आपको पार्ट बी के अंदर आता है बायोडाटा। यहाँ पे आपका पूरा बायोडाटा लगा देना है आपको, अब जिसके अंदर पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस,
की टेक्निकल स्किल्स और लैंग्वेज कौन कौन सी आती है वो लिखनी है, जैसे फुल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेशनलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, वर्क एक्सपीरियंस 6 मंथ एट डाटा एंट्री, 2 मंथ्स एट ऑस्कर प्राइवेट लिमिटेड। की टेक्निकल कैंपेन ऑपरेशन कर सकता हूँ, डाटा मैनेजमेंट कर सकता हूँ, फ्लुएंसी इन इंग्लिश है, ग्रामर अच्छी है, वोकैब अच्छी है। लैंग्वेज मेरे को आती है हिंदी एंड इंग्लिश एंड पंजाबी भी आती है भाई, पंजाबी भी आती है, ठीक है, पंजाबी आती है। डिक्लेरेशन भी देनी है आपको एक, आई हैव डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन स्टेटेड एंड अबाउट ट्रू डायरेक्टली। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने साइन कर देना है ऐसे, लाइक दिस, अनुज चौहान, ओके। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारे पार्टी का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टू टाइप की हो सकती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर इन दोनों के बीच में मतलब ज्यादा फर्क और रिश्ते और तमीज का ही होता है बस, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर ये बिजनेस और ऑफिस के रूल्स और टाइट स्ट्रक्चर के स्टार्ट में इसमें स्ट्रिक्ट लैंग्वेज होती है और प्रॉपर चैनल जिसमें ऑफिशियल ईमेल का यूज होता है। इनफॉर्मल को अपने दोस्तों जैसे बात करते हो, ये दोस्तों और फैमिली के बीच की कैजुअल गपशप होती है, इसमें कोई भी रूल नहीं होता, कोई प्री डिफाइंड नहीं होता, कोई प्री जजमेंट नहीं होती, बातें बहुत तेजी से हवा की तरफ फैलती हैं, इसमें ये दिक्कत होती है। अब एक डिफरेंस समझ लेते हैं इसका। इसमें सेटिंग की कौन कौन सी है, ऑफिस में होती है, स्कूल में होती है, कोर्ट में होती है, कंपनी में होती है। यहाँ पे कैफेटेरिया, पार्टीज, फ्रेंड्स एंड हैंगआउट में होती है। चैनल क्या क्या है, प्रॉपर चैनल ऑफ कमांड्स है, ईमेल और मेमो के जरिए। नो फिक्स चैनल, गपराइंग हो सकती है, कैजुअल टॉक हो सकती है, व्हाट्सएप हो सकता है, कुछ हो सकता है। प्रॉफिट प्रूफ हमेशा रिटन एविडेंस होता है, रिकॉर्ड होता है इस चीज का। यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, यहाँ पे बस बातचीत होती है खुल के। एग्जाम्पल, अगर आप अपने बॉस को लीव चाहिए, अगर आप अपने बॉस को लीव बोलकर ईमेल भेजते हो तो वो फॉर्मल है, पर अगर आप अपने कॉलीग को लंच ब्रेक पर बोलते हो भाई कल से छुट्टी पर हूँ, घूमने जा रहा हूँ, तो वो इनफॉर्मल है। दैट्स इट। अब ये क्या है, पार्ट 2 5 बोनस क्वेश्चंस। मैंने ये क्वेश्चन इस उसमें डाले हैं कि मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट्स में, एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो मैंने पांचों के पांच डाल दिए, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी बुक को भाई मैंने पूरी बुक को 15 क्वेश्चन के अंदर समराइज कर दिया है, तो और क्या लोगे, बच्चों की जान लोगे क्या। चलते हैं हम। व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट विद एग्जांपल। कॉन्सेप्ट क्या है खास का, जब हम शब्दों के बिना सिर्फ चेहरे एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट्स, पोस्चर, आई कांटेक्ट और स्पेस के जरिए अपने मैसेज डिलीवर करते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। मैंने वो समझाया था, इसको पता नहीं है पे मैंने क्यों डाल दिया है, कोई नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस समझो आप। वर्ड्स को सपोर्ट करते हैं, जब आप हमेशा हंसते हुए बोलते हो तो मैं ठीक हूँ, तो सामने वाले को आपकी बात पर भरोसा होता है कि हाँ भाई बंदा ठीक है। अब मैं टाइप करके भेजूँ कि मैं ठीक हूँ, जैसे मैं लिखूँ, आजकल लिखते हैं ना शॉर्ट में, जैसे मैं ठीक हूँ, एक इमोजी लगा दूं ऐसे वाला, तो भाई चैट में कोई वो नहीं बता सकता कि मैं ठीक हूँ या नहीं, पर मैं हंस के बोलूँगा कि यार मैं ठीक हूँ भाई, तो वो माना जाता है। असली फीलिंग बताते हैं यहाँ पे आप। इंसान झूठ बोल सकता है पर उसकी आंखें और उस कांपने वाले हाथ उसका सच उगल ही देते हैं। इंस्टेंट डिलीवरी इंस्टेंट हो जाता है, बिना लंबी लंबी बातें कि यहाँ पे सिर्फ एक जेस्चर या मैसेज से क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल, अब आप जॉब इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो और बिना झुकके एकदम कॉन्फिडेंट स्ट्रेट पोस्चर के साथ बैठते हो और हैंडशेक करते हो, तो बिना एक भी वर्ड बोले इंटरव्यूअर समझ जाता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। अब वहीं उसकी अपोजिट आप जा रहे हो, बहुत ही आपके हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, हैंडशेक करते वक्त भी आपका हाथ कांप रहा है, तो वो शो करता है कि आपका कॉन्फिडेंट बहुत लो है, आपका मोरल बहुत डाउन है। अगला क्वेश्चन रहता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग। हाँ, लिसनिंग भी 4 टाइप की होती हैं, 5 टाइप की होती है, सॉरी। एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, एम्पैथिक लिसनिंग, एप्रिशिएटिव लिसनिंग। हाँ, मैं भी कितनी देर से बोल रहा हूँ, आपको पता है, क्योंकि मेरी सारी वीडियो अनकट रहती है, कोई उनमें बीच में एडिट नहीं होती, जो मैं बोल रहा हूँ वही आपके पास जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूंगा वो एडिट नहीं होगा, वो कट नहीं होगा, वो 100% आपके पास जाएगा। तो मेरा भी मुंह दर्द हो गया, मुझे एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ भाई, बस एक सेकंड है मेरे को। ओके, लेट्स बिगिन। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि 5 तरह की लिसनिंग होती है, एक्टिव, पैसिव, क्रिटिकल, एम्पैथेटिक और एप्रिशिएटिव। पूरा एक्टिव लिसनिंग क्या आता है कि आप पूरे ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो, बात को समझ रहे हो कि भाई क्या पढ़ा रहा है। जैसे कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते वक्त, जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने आपको ऊपर वाला, नॉन कम्युनिकेशन मतलब सॉरी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ाया, तो आपको समझ आ गया पूरा, इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग अभी क्या होता है, पैसिव लिसनिंग, बिना ज़्यादा ध्यान दिए बस सुन रहे हो आप, जैसे पढ़ते वक्त बैकग्राउंड में चलता हुआ म्यूजिक। अब मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आप सुन रहे हो, हाँ ठीक है, अभी पढ़ा रहा है, ठीक है ठीक है, ये नहीं होता। आपको एक्टिव लिसनिंग रखनी है हाई अपनी। क्रिटिकल लिसनिंग होता है कि सामने वाली बात को जज और इवेल्युएट करने के लिए सुनना, जैसे कोई सेल्समैन की डील सुनना ताकि चुनना ना लग जाए हमें। एक होता है एम्पैथेटिक लिसनिंग, किसी के दुख को बांटना और उसकी फीलिंग को समझने के लिए सुनना, तो उसकी रोने वाली बात सुनना जैसे। एक होता है अप्रिशिएटिव लिसनिंग, सिर्फ मजा और आनंद के लिए सुनना, अपना मनपसंद गाना या कॉमेडी शो। एग्जाम्पल,
जब आपका बेस्ट फ्रेंड अपनी ब्रेकअप की कहानी आपको बताता है और आप उसको बिना सुने, बिना किसी एडवाइस दिए बस उसकी जगह खुद को रखकर उसका दुख समझते हो, तो आप वहाँ क्या कर रहे हो? एम्पैथेटिक लिसनिंग कर रहे हो। दैट्स इट। अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन समझ लो। 7 एक अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए आपको 7 सीज़ बहुत ज़रूर आने चाहिए। क्लैरिटी, कंसाइज़नेस, कंसर्टेडनेस, करेक्टनेस, कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस, कोर्टिज़न। क्लैरिटी का अंदर आता है कि मैसेज आपका एकदम साफ और सीधा होना चाहिए, कोई झोल नहीं होना चाहिए उसमें। ला लातनी बात सॉरी बात को छोटा और सटीक रखो, फालतू की कहानी मत सुनाओ, सीधा बताओ पॉइंट टू पॉइंट। कंसिडरेटनेस, हवा में बात मत करो, हमेशा फैक्ट और डाटा सॉलिड प्रूफ के साथ बात करो। कुछ नहीं है, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं हवा में उड़ता हूँ। अगर उड़ता हूँ तो मैं आपको वीडियो दिखाऊँ, मैं आपको पूरी इमेज दिखाऊँ, मैं कैसे उड़ता हूँ वो चीज़ बताऊँ, तो वो चीज़ है कि मैं आपको कंसाइज करके बता रहा हूँ। करेक्टनेस, स्पेलिंग, ग्रामर और इन्फॉर्मेशन एकदम सही होनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे बात को लात लिखा है तो ये गलत है, यहाँ पे ये बात है, याद रखना। कंप्लीटनेस, अपनी बात पूरी बताओ, अधूरा मैसेज हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, पूरी बात करो। कर्टसी, हमेशा पोलाइट, हम्बल और रिस्पेक्टफुल टोन के साथ बात करो, गुस्सा मत दिखाओ। एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसका हम। अगर आप किसी को टेक्स्ट करो कि कल मीटिंग है, आ जाना, ये गलत है क्योंकि ये आप कंप्लीट नहीं है। सही तरीका है कंप्लीट एंड क्लियर। कल सुबह 11 बजे मीटिंग है सेक्टर 168 ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में, हमारा रिव्यू मीटिंग है, जरूर आना। ये होता है पूरा प्रॉपर मैसेज जो आपने 7 चीज से बनाया है। अब हम चलते हैं ऐसी राइटिंग भी आ सकती है आपकी, तो मैंने प्रॉपर लिख दिया है कि ऐसे राइटिंग पैराग्राफ भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी। तो मैंने बता दिया कि आपको दोनों कैसे बनाने हैं। एक सेकंड में एक बार और पानी पी लो यार, गला दर्द कर रहा है भाई। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट पानी बहुत जरूरी है। आप भी गर्मी पड़ रही है, आप पानी पीते रहा करो। यहाँ पर तो ऐसे चल रहा है 18 रुपये, फिर भी प्यास लग रही है। ओके, जस्ट गेट बैक टू द पॉइंट। खत्म करते हैं अपना। ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग, इन दोनों में से कोई एक आ सकती है। मैंने दोनों समझा देता हूँ आपको। दोनों राइटिंग फॉर्मेट में है, पर दोनों का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत डिफरेंस है। पैराग्राफ राइटिंग, ये किसी एक सिंगल पॉइंट या आइडिया पर लिखी जाती है, सिर्फ एक कॉन्टिन्यूस ब्लॉक होता है, नो सब हेडिंग, और वर्ड काउंट इसमें होता है 1000 से 150 वर्ड का। बट आप इसे मत देखना, बिल्कुल मत देखना। आप इग्नू में कम से कम भी 500-600 वर्ड लिख के आना भाई, मार्क्स चाहिए हमें। वर्ड्स तक की लिमिट होती है। इसकी शुरुआत टॉपिक सेंटेंस से होती है और आखिरी लाइन क्लोजर होता है। राइटिंग में बहुत अलग होता है, यह बहुत बड़ा और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है जो कम से कम 1000 वर्ड में ले जाना अपना। इसमें मल्टीपल पैराग्राफ होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। टॉपिक को डिफाइन और इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे। टॉपिक के प्रोज, कॉन्स, कॉजेज और डीप इवैल्यूएशन को डिटेल में समझाना उसमें। कंक्लूजन, पैराग्राफ पूरी बात को फाइनल समरी में कंक्राइज कर देना। अब जैसे मैं देख रहा था तो जो ये आपकी समिट होती है G20, इससे रिलेटेड आपको उसमें आ रहे थे कि आप मतलब पूछे हुए इन्होंने, तो आप ये सब थोड़ा सा पढ़ के चले जाना। बस न्यूज़ में अगर पढ़ते होगे तो आप एग्जाम्पल, अगर आपको माय फेवरेट स्पोर्ट बैडमिंटन पर 10 लाइन लिखनी है बिना रुके, तो वो एक पैराग्राफ है। पर अगर आपको पहले बैडमिंटन की हिस्ट्री लिखनी है, फिर उसके रूल्स लिखने हैं, फिर अलग पैरा में उसकी हेल्थ बेनिफिट लिखने हैं, फिर एंड में आपको रैप अप करना है, तो वो आपका एक ऐसे है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, शॉर्ट नोट है। एक होमोफोन समझा देता हूँ, एक्रोनियम समझा देता हूँ, जार्गन समझा देता हूँ, एक गुड कम्युनिकेशन क्या होती है वो समझा देता हूँ। होमोफोन्स क्या हो जाते हैं? ये वो शब्द को जोड़ ये वो शब्दों का जोड़ है जो प्रोनाउंसिएशन, बोलने की आवाज एकदम सेम होती है, पर उनकी स्पेलिंग और उनका असली मतलब बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि सी, अब मैं बोलता हूँ सी, तो सी मतलब देखना भी होता है, सी मतलब समुंदर भी होता है। बोलने में दोनों सी है, पर स्पेलिंग और मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। इसी को होमोफोन्स कहते हैं। जैसे हमारे पास मल्टीपल होमोफोन्स हैं, यहाँ तो मैंने एक करके समझ दिया आपको, मल्टीपल होमोफोन्स है, तो ये आपके होमोफोन्स होते हैं। एक्रोनिम्स अलग होते हैं, मतलब जब किसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या टर्म्स के हर वर्ड का पहला अक्षर फर्स्ट लेटर उठाकर एक नया स्टैंडअलोन वर्ड बनाया जाता है, उस है और यूज एक उसे एक वर्ड की तरह ही बोला जाता है, उसे हम एक्रोनियम कहते हैं। जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम रैम कहते हैं, अलग से ना बोलकर सीधा रैम कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं बोलते ना, जैसे नासा या एड्स। अब आप नासा की फुल फॉर्म नहीं बोल रहे ना, आप नेशनल एरोस्पेस स्पेस करके कुछ, आप एड्स की पूरी फुल फॉर्म नहीं बोल रहे हैं, बस एड लिखते हो, एड्स लिखते हो, एक फुल फॉर्म की तरह ही होता है एक्रोनियम्स भी, फुल फॉर्म को समराइज कर देना। जार्गन अलग होता है, ये वो स्पेशल और हाईली टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जहाँ किसी स्पेशल प्रोफेशन या फील्ड के लोग ही समझते हैं, किसी नॉर्मल इंसान को वो बातें समझ नहीं आएंगी। जैसे डॉक्टर्स आपस में बोलते हैं कि एक्चुअल माइक्रो इन्फेक्शन, तो हम घबरा जाएंगे, पर सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि हार्ट अटैक। ये होते हैं जार्गन, एक छोटे से वर्ड का एक अलग वोकैब में मीनिंग। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा एक्चुअल माइक्रो इन्फेक्शन, हार्ट अटैक। अब गुड कम्युनिकेशन क्या होती है? गुड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलना,
मतलब बोलना नहीं होता, मतलब सॉरी, गुड कम्युनिकेशन का मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोलना नहीं होता। इसका सिंपल मतलब होता है कि आप अपनी बात को सामने वाले को किस तरह से पहुंचा रहे हो, कि जो आइडिया आपके दिमाग में है वो आप एग्जैक्ट आइडिया बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से सामने वाले के दिमाग में फिट कर दो। इसमें सही तरीके से बोलना और ध्यान से सुनना, लिसनिंग दोनों बहुत ज़रूरी होती हैं। अब आप ऐसा नहीं है कि आप बोले जा रहे हो, सामने वाले की बात ही नहीं सुन रहे, तो एक गुड कम्युनिकेशन नहीं होती। गुड कम्युनिकेशन में हमेशा एक सामने वाले को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाती हैं चीज़ें। सामने वाले को अपनी बात को समझाया जाता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ मैंने जार्गन आपको समझाया था, आपको समझ आ गया कि जार्गन, हाँ ऐसा होता है कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट अटैक बोलते हैं। किसी भी एक इजी वर्ड को जो बड़े बड़े साइंटिस्ट या मतलब हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, मतलब डॉक्टर्स वगैरह, वो एक अलग ही मतलब अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो उसी को हम जार्गन कहते हैं। दैट्स इट। आपकी वीडियो खत्म होती है, लाइक आप करना है, लाइक का हमें एम रखते हैं यहाँ पे 100 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम रखते हैं आपकी 50 कमेंट्स आपको करने हैं। आपको एक बंदे को, मतलब एक बंदे को 50 नहीं करने हैं, आपको अपनी बात रखनी है बस। आपको अपनी वीडियो शेयर करनी है, जिनका एग्जाम है अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब मस्ट है भाई, सब्सक्राइब इतनी मेहनत इंसान करता है तो एक यार सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय अनुराग चौहान। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो भाई मीन्स अ लॉट यार। अगर आपने यहाँ तक वीडियो पूरी देखी है तो मीन्स अ लॉट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर एग्जाम। एग्जाम में बिल्कुल काम रहना, जो भी जैसे क्वेश्चन पेपर आए पहले क्वेश्चन रीड करना, पहले 8 में से टिक कर लेना कि इसमें आपको चॉइस मिलेगी, इसमें 8 क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस क्वेश्चन 1 होगा, क्वेश्चन 1 यहाँ पे लिखा होगा और लिखा होगा और क्वेश्चन लिखा होगा। पहले आप सब सिलेक्ट कर लेना कि मैं ये वाले क्वेश्चन करूंगा। आपको पेपर यहीं से फंसता हुआ दिखेगा। पेपर हो गया, होने के बाद आपको मेरे को ज़रूर बताना है कि पेपर आपका कैसा गया कैसा नहीं गया। अगर पेपर खराब भी गया तो भी आपको बताना है कि भाई यार ये चीज़ें नहीं आई। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने रियल में, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं 10 असाइनमेंट्स आपके पूरे 10 ईयर के 2016 से लेके अब तक के, और 2017 से लेके मैंने अब तक के आपके पीवाई की कुछ, एक साल में 2 बार पेपर होता है, तो मैंने हर चीज़ डीप एनालाइज करके आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। तो आपको ज़रूर ज़रूर से मेरे को बताना है कि वीडियो कैसी लगी आपको। हर एक चीज़ मैंने आपको समझा दी है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको स्पेशल नोट्स चाहिए जिसमें पूरे अच्छे से, मतलब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने अपनी हैंड रिटन चीज़ें बताई हुई हैं। जैसे आपको, जैसे क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यहाँ पे पूरा मैंने फॉर्मल बताया, फिर इनफॉर्मल बताया, फिर डिटेल इसके, मतलब प्रॉपर इसको बताया है। इसके एक एक एग्जाम्पल का एक एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई पॉइंट समझाया, फिर एग्जाम्पल पूरा। आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना पड़ेगा कि भैया मेरे को वाली पीडीएफ चाहिए। आपको हमें लिखना है कि BGAE की हमें नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर लेना है यहाँ पे 9717132474। ये आपके भाई का व्हाट्सएप नंबर है। आपको मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट करना है बिजनेस वाले पे कि भाई मेरे को इस वाले उसकी पीडीएफ चाहिए। तो आपको, मेरे को बहुत मजा आया आपको ये सारी चीज़ें बता के। मेरे को एक अच्छा सा सुकून मिलता है कि जब आपके कमेंट्स देखता हूँ टेलीग्राम पे, आपके मैसेज। और हाँ, आपको टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करके रखना है भाई। टेलीग्राम का आपको मैं नाम बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, स्टडी स्मार्ट कॉमर्स सिर्फ लिखना है, टेलीग्राम के ऊपर ही आ जाएगा। स्पेलिंग देख लो बस, दैट्स इट। आपको ये लिखना है, टेलीग्राम पे आपको चैनल आ जाएगा। 131 मेंबर ज्वाइन है, आपको मेंबर ज्वाइन करके वहाँ पे आपको बता सकते हो। मैं वहीं पे रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ हमेशा। कोई भी चीज़ अगर होती है तो बता सकते हो। बाकी भाई दिल से सपोर्ट करना यार। अगर आपको वीडियो में थोड़ी भी चीज़ अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, और भाई सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इतना तो मांग रहा हूँ मैं। ये तो कहना है कि भाई कि वीडियो प्राइवेट कर देता हूँ और 49 रुपीज़ की मेंबरशिप निकाल देता हूँ, भाई मेरी मेंबरशिप लोगे तभी वीडियो देख पाओगे। ऐसा नहीं होता भाई। शिक्षा जो है मेरी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ आपको, शिक्षा जो है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए। अब मैं अगर ये चीज़ आपको डाल सकता हूँ, मैं डाल रहा हूँ, बट वहीं पे अगर मैं कोई चीज़ जैसे और एक्स्ट्रा करता हूँ, उसके लिए मैं पैसे चार्ज करता हूँ मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस, तो वो ठीक रहता है। बट मैं देखता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, 199 रुपीज़ हमें दो, देन हम पीडीएफ देंगे आपको। व्हाट द भाई, क्या यार, 199 रुपये आप एक पीडीएफ के ले रहे हो। अगर आप वहीं पे 49 लो या कुछ एफोर्ड बनाओ ना उसे यार। आप 199 बंदे से ले रहे हो और अगर आपकी पीडीएफ से कुछ नहीं फंस रहा तो क्या फ़ायदा लेने का। तो भाई बातें तो होती रहेंगी यार। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मेरे को बताना कि वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। अब रात भी अभी 10:34 हो रहे हैं, तो मैं अभी आपकी वीडियो, ये वीडियो आपको कल 12 बजे मिल जाएगी। कल 12 बजे मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ, तो आपको कल 12 बजे पक्का मिल जाएगी। तो आपका एग्ज़ाम 19 को है, आज तो 14 ही है, तो आप इसको आराम से 16-17 में देख लेना, 18 में आराम से देख लेना। कल या परसों में मैं आज यार, मेरे को पता है क्या, जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली ना, तो मैंने क्या किया है कि मैंने जो माइक लेके आया हूँ ये, इसके लिए मेरे को स्पेशली कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो यार वीडियो डिले हो सकती है। पर कोई नहीं, आपको मिल जाएगी वीडियो, एग्जाम से पहले मिल जाएगी। चलो हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। एक शायरी के साथ वीडियो एंड करेंगे यार, एक शायरी के साथ। शायरी है कि हो खुदा, हो उदास तो मना लो खुद को खुद से तुम,
कि हो खुदास तो हो या शिट मैन, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, फिर से शायरी आप बोले, इरशाद इरशाद इरशाद। कि हो उदास तो मना लो खुद को खुद से तुम, कि हो उदास तो मना लो खुद को खुद से तुम, कोई और मनाएगा तो उदासी फिर से दस्तक देगी। वाह 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 वाह, बहुत डीप है, अगर आप समझ पाए हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।